हेलो एंड वेलकम टू एलएनजीएस सुल्तानपुर यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक मिश्रा। देखिए बेसिकली ये जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10th का। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी इटली, सी इंग्लैंड, या फिर आपका डी फ्रांस। तो इसमें से किसे यूरोप का मरीज कहते हैं? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए टर्की। टर्की यानी तुर्की दोनों एक ही भाग बात है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या, इसे क्यों कहा जाता है? देखिए टर्की का कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में आता है। किसमें? यूरोप में। और कुछ भाग, इसका अधिकांश भाग आपका एशिया में आता है। यानी टर्की का एक आधा भाग लगभग यूरोप में और कुछ भाग एशिया में आता है। ऐसे में यूरोप और एशिया का इसे पुल भी कहते हैं। यानी टर्की को यूरोप और एशिया का पुल भी कहते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए। आगे क्या हुआ था, क्यों कहा जाता है इसे यूरोप का मरीज, थोड़ा हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए बाल्कन प्रदेश में रहने वाली जो कुछ जातियां थी, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगी, जिससे टर्की की हालत खराब हो गई। और टर्की की हालत खराब हो जाने के कारण इसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा था। कावूर कौन थे? ऑप्शन ए सार्डिनिया पीडमार्ट का प्रधानमंत्री था, बी सार्डिनिया पीडमार्ट का सम्राट था, सी ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री था, या फिर डी इंग्लैंड का विदेश मंत्री था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सार्डिनिया पीडमार्ट का प्रधानमंत्री था। बेसिकली देखिए काबूर यानी काउंट कैमिलो दे काबूर ही ये थे। इनको इटली का एकीकरण के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती। यानी इटली जब एकीकृत नहीं था, एक देश नहीं था, तो विभिन्न भागों में बटा था। माउंट कैमिलो दे काबूर जाते हैं, फ्रांस की यात्रा करते हैं और कुछ देशों की यात्रा करते हैं। और जब ये वहाँ से रिटर्न होते हैं तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें सीख कर आते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं इटली में। उसके बाद क्या होता है, वह सार्डिनिया पीटमार्ड एक राज्य था। क्या था? एक राज्य, एक क्षेत्र था। इसी राज्य के लास्ट में पीएम या प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन थर्ड है, मारियाना किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? क्या फ्रांस का था, रसिया का था, इटली का था, या जर्मनी का था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फ्रांस का था। यानी मारियाना फ्रांस का राष्ट्रवाद का प्रतीक था। अब मारियाना बेसिकली था क्या? देखिए मारियाना को स्वतंत्रता की देवी के रूप में माना जाता है। इसका निर्माण 1775 में फ्रांसीसी कलाकारों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था, गैरिबाल्डी था, विक्टर इमैनुअल था, या मुसोलिनी था? तो आपको बता दूं कि यंग यूरोप का जो संस्थापक था वो जूसेप्पे मेजनी था। यानी इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए मेजनी, इसका करेक्ट आंसर। बेसिकली देखिए बर्न में बर्न में जस्ट अ मोमेंट, मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्लियर नहीं दिख रहा है। देखते हैं ब्लैक से क्या होता है। ये तो और गड़बड़ हो जाएगा। बस एक मिनट। अब देखिए बर्न में क्या हुआ था, बेसिकली यंग यूरोप की स्थापना हुई थी। किसकी? यंग यूरोप की। कहाँ पर? बर्न में। बर्न में किसकी स्थापना हुई थी? यंग यूरोप की। अब प्रश्न ये है कि ये कब स्थापित हुआ था? तो ये बर्न में आपका हुआ था, बर्न में यंग यूरोप हुआ था 1833 में। कब हुआ था? 1833 में। और यंग इटली भी एक था, आप उसे भी याद रखेंगे। यंग इटली, यंग इटली हुआ था 1831 में।
तो यानी बर्न में यंग यूरोप की स्थापना 1833 में होती है और यंग इटली की स्थापना 1831 में किसके द्वारा? जूसेपी मेज़नी के द्वारा। अब देखिए याद कैसे करेंगे, यंग यूरोप और यंग इटली के डेट में कंफ्यूजन हो जाएगा। अब तो देखिए दो चीजें, एक तो है 1833 और एक है 1831। दूसरा पॉइंट है ये तो यूरोप था, यानी यंग यूरोप क्या था 1833 में, यंग इटली था 1831। अगर आप ध्यान से देखें तो ई और एक जैसे लगते हैं, यानी अगर आपको ई लिखना है तो एक को ऐसे कर देंगे तो ई बन जाएगा। तो यानी 1831 इटली, फिर 1833 यूरोप हो जाएगा। तो यानी यंग यूरोप की स्थापना 1833, यंग इटली की स्थापना 1831 को होती है। अगला क्वेश्चन है कार्बोनारी है, चलिए बताइए कार्बोनारी है क्या? बेसिकली कार्बोनारी क्या था? क्या ऑस्ट्रेलिया का संगठन था, जर्मनी में बिस्मार्क का संगठन था, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन था, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आपको बता दूं कि कार्बोनारी एक दल था जिसकी स्थापना 1810 में हुई थी। कब हुई थी? 1810 में। कहाँ पर हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो कार्बोनारी गुप्त संगठन की स्थापना 1810 में नेपल्स में हुई थी। इसका उद्देश्य था, एम क्या था, क्यों इसकी स्थापना की गई थी? तो इसका एम था कि इटली से विदेशियों को निकाल देना, यानी ऐसे लोग जो इटली में इस समय रह रहे हैं उनको निकालकर बाहर कर देना और इटली में स्वतंत्रता की स्थापना करना। किसका? कार्बोनारी गुप्त संगठन का उद्देश्य था। स्थापना 1810 कहाँ पर? नेपल्स में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? क्या निरंकुश राजतंत्र आया, संघीय शासन व्यवस्था आई, गणराज्य आया, या फिर संवैधानिक राजतंत्र आया? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है निरंकुश राजतंत्र। अब समझते हैं कि आखिर ऐसा था क्या कि यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। मैं थोड़ा सा इसकी जो क्या कहते हैं आपका थिकनेस बढ़ा देता हूँ जिससे कि देखने में सही लगे। ठीक, अब देखते हैं, ये तो और नहीं देखने में सही लगेगा। चलिए तो अब था क्या, बेसिकली कहानी को समझते हैं। 1830 की क्रांति के बाद एक राजा हुए जिनका नाम था लुई फिलिप, वह फ्रांस का राजा बन जाता है। यानी 1830 में एक क्रांति होती है फ्रांस में, लुई फिलिप वहां का क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। अब आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होती है और जब लुई फिलिप राजा बनते हैं तो तब तक फ्रांस की स्थिति बहुत गड़बड़ हो चुकी थी। होता क्या है कि लुई फिलिप अपने देश के संवैधानिक सुधार, आर्थिक सुधार को करने में असफल रह जाता है। फिर क्या होता है? फिर होता यह है कि इसकी 1848 में यानी 1848 में यह पुनः फ्रांस में एक क्रांति होती है, यानी अगेन, और इसको हटा दिया जाता है। तो भाई जब 1830 में क्रांति हुई, लुई फिलिप राजा बन गया, तो कैसी व्यवस्था आएगी? निरंकुश राजतंत्र ही तो आएगा। भाई राजा पर कोई अंकुश थोड़ी है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? क्या इटली को कहा जाता है, क्या रोम को कहा जाता है, स्पेन को कहा जाता है, या यूनान को कहा जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यूनान। यूनान को एक और नाम से जानते हैं, ग्रीस। ग्रीस इसका नाम था। हुआ क्या था बेसिकली, क्यों इसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहते हैं? ग्रीस में ही जो पश्चिमी संस्कृति कल्चर था वो डेवलप होती है। कहाँ पर? ग्रीस में, पहली चीज। दूसरी चीज, समाज में कई मूलभूत तत्वों की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? यही ग्रीस या यूनान में ही होती है, यानी समाज के कई मूलभूत तत्वों की उत्पत्ति होती है। दूसरा जो सभ्यता है, कल्चर है, यहीं पर विकसित होता है। ये यूरोप का देश है, इसीलिए इसको यूरोपीय सभ्यता का पालना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? अभी आपको ट्रिक बताया था कि 1833 और 1831। 31 यानी एक यानी बन जाएगा ई, यानी यंग इटली की स्थापना 1831 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपको बता दूं कि जो एक्ट ऑफ यूनियन था ये 1707 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का मसीहा किसे माना जाता है?
अभी आपको बताया कि इटली के एकीकरण में जुसेप्पे मेज़नी की बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कहें तो महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने इटली को एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।